Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Naveed, and in this presentation we are going to discuss UCP 600 article number 38. So we are now pushing toward the article and discussing each and every point in details. A bank, as per point number A, a bank is under no obligation to transfer credit except to the extent and in the manner expressly consented to by that bank. Here यहाँ पर जो वर्ड अ बैंक इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे रेफर किया जा रहा है ट्रांसफरिंग बैंक को। डेट इज़ अ ट्रांसफरिंग बैंक इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र अ क्रेडिट, यानी कि जो ट्रांसफरिंग बैंक है उस पर किसी भी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करे। किसके फेवर में ट्रांसफ़र करे? सेकंड बेनिफिशियरी के फेवर में ट्रांसफ़र करे। किसके कहने पे करे? फर्स्ट बेनिफिशियरी के कहने पे, यानी जिसके इनिशियली जिसके फेवर में जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की जाती है। देखें, होता यह है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली एक होता है एप्लीकेंट और एक दूसरी पार्टी होती है बेनिफिशियरी। एप्लीकेंट से मुराद इम्पोर्टर और जो बेनिफिशियरी से मुराद है एक्सपोर्टर। ये होता है MT-700 के अंदर, सही। लेकिन जो ट्रांसफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट्स होती हैं, यानी कि जब इस जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर पार्टिकुलर एक फ़ीचर होता है कि इस लेटर ऑफ क्रेडिट को आप किसी सेकंड बेनिफिशियरी के फेवर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अंदर होता ये है कि जब फर्स्ट बेनिफिशियरी को लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव होती है, यानी कि जिसके फेवर में इनिशियली लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुई है, वो ट्रांसफरिंग बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मेरी ये लेटर ऑफ क्रेडिट आप जो है वो फ़लाँ फ़लाँ बंदे के फेवर के अंदर या पर्टिकुलर पर्सन के फेवर के अंदर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करते हैं। सो यहाँ पे ये कैटेगोरिटी पॉइंट नंबर ए के अंदर डिफाइन किया गया है कि बैंक दैट इज़ ट्रांसफरिंग बैंक इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफ़र क्रेडिट। उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ट्रांसफ़र करे लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे उसकी दो एक्सेप्शंस पॉइंट किए हैं। लेकिन एक्सेप्ट टू दी एक्सटेंट एंड इन दी मैनर एक्सप्रेसली कंसेंटेड टू बाय दैट बैंक। लेकिन अगर वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स अगर ट्रांसफरिंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर रहा है टू दी सेकंड बेनिफिशियरी ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिशियरी, तो ये उसकी जो एक्सटेंट है, मीन्स उसकी अगर फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू हुई है वो USD 100 की हुई है। अब उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर उसकी कोई लिमिटेशन दी है, मिसाल के तौर पे कि भाई 50% ही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि थ्रू दी सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरी, यानी कि सेकंड बेनिफिशियरी को। तो तो आप जो ट्रांसफरिंग बैंक है वो इस चीज़ का पाबंद है, और उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन की गई हैं ट्रांसफर क्रेडिट में, उसको उसी के तहत ही जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करना होगा सेकंड बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कि जो ट्रांसफरिंग बैंक है उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करे टू दी सेकंड बेनिफिशियरी ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिशियरी। एंड दो जो इसकी जो एक्सेप्शन है वो क्या है? अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र की जाती है बाय द ट्रांसफरिंग बैंक टू द सेकंड बेनिफिशियरी ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिशियरी, तो उसकी जो एक्सटेंट है और जो मैनर जिस तरीके कार के तहत उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द सेकंड बेनिफिशियरी, वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के मुताबिक ही होना चाहिए, टर्म्स के मुताबिक ही होना चाहिए जो कि उसमें जो है वो डिफाइंड है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर बी के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल डिफाइन की जाएंगी तीन टर्मोलॉजीज कि ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ट्रांसफरिंग बैंक क्या होता है, और ट्रांसफर्ड क्रेडिट क्या होता है। तो देखें, ट्रांसफरेबल क्रेडिट मीन्स अ क्रेडिट डेट स्पेसिफिकली स्टेट्स इट इज़ ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल क्रेडिट हम उस लेटर ऑफ क्रेडिट को कहते हैं जिसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन हो कि ये ट्रांसफरेबल है। A transferable credit may be made available in whole or in part to another beneficiary at the request of the बेनिफिशरी। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि जो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, या तो वो पूरी की पूरी भी ट्रांसफ़र की जा सकती है टू दी सेकंड बेनिफिशरी को, और अगर फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सेकंड बेनिफिशरीज़ हैं, तो जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर भी जो फर्स्ट बेनिफिशरी है वो सेकंड बेनिफिशरीज़ को ट्रांसफ़र करवा सकता है थ्रू दी ट्रांसफरिंग बैंक। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि ट्रांसफरिंग बैंक है क्या। मिसाल के तौर पर जिस बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट मिली है वो कैसे तयन करे कि वो ट्रांसफरिंग बैंक है, उसको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन की जा रही है। A transferring bank means a bank nominated means a nominated bank that transfer the credit or in a credit available with any bank, a bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfer a credit. An issuing bank may be a transferring bank.
तो ये इसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ताकि हमें ये जो क्लॉज है वो हमें जो है ना इसकी जो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो समझ में आ सके। तो अ ट्रांसफरिंग बैंक मीन्स अ नॉमिनेटेड बैंक। ट्रांसफरिंग बैंक से मुराद क्या है, एक नॉमिनेटेड बैंक है जिसको इशूइंग बैंक ने फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर किसी बैंक को नॉमिनेट किया है कि भाई आप जो है वो नॉमिनेट एज अ ट्रांसफरिंग बैंक एक्ट करेंगे इन द होल जो है वो प्रोसेस। तो एक तो हो गया नॉमिनेटेड बैंक। अगर फॉर एग्जांपल इशूइंग बैंक ने जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की है उसमें किसी नॉमिनेटेड कोई बैंक नॉमिनेट नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, दैट इज इन अ क्रेडिट अवेलेबल विद एनी बैंक, अ बैंक दैट इज स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय द इशूइंग बैंक टू ट्रांसफर। तो वो बैंक ट्रांसफरिंग बैंक कहलाएगा जिसको इशूइंग बैंक ऑथराइज करे कि भाई आप जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करने का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो कंडीशंस हुई ट्रांसफरिंग बैंक की। एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होते वक्त ही एक में तो बता दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है कि भाई फलां एबीसी बैंक जो है वो एक्ट करेगा एज अ ट्रांसफरिंग बैंक। अगर लेट सपोज इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते वक्त ही फ्रीली निगोशिएबल जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इशू की है, किसी भी पार्टिकुलर बैंक के काउंटर पे ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं हुई हुई तमाम चीज़ ऐसा कोई सिलसिला है, तो इस केस के अंदर जो इशूइंग बैंक है वो स्पेसिफिकली ऑथराइज करेगा किसी पर्टिकुलर बैंक को कि वो ये जो ट्रांसफ़र करने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करे लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इशूइंग बैंक है वो खुद भी एक्ट कर सकता है एज अ ट्रांसफरिंग बैंक। अच्छा जी, जब फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ट्रांसफरिंग बैंक ट्रांसफ़र कर देगा टू दी सेकंड बेनिफिशियरी ऑन रिसीव ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिशियरी, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को कहा जाएगा कि ये अब एक ट्रांसफर्ड क्रेडिट है। मींस कि ये अब लेटर ऑफ क्रेडिट फर्स्ट बेनिफिशियरी से सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब हम पॉइंट नंबर सी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर सी कहता है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, all charges such as commissions, fees, cost or expenses incurred in respect of a transfer must be paid by the first beneficiary। देखें, अब जब ट्रांसफरिंग बैंक है, जो ट्रांसफरिंग बैंक को जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मेरी इस लेटर ऑफ क्रेडिट को आप ट्रांसफ़र कर दें, किसको, सेकंड बेनिफिशियरी को, ये कर रहा है फर्स्ट बेनिफिशियरी। तो ये पॉइंट नंबर सी के अंदर ये बताया गया है कि ये जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे कि कमीशन के, फ़ीस के, कॉस्ट के, एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हो रहे हैं इस होल प्रोसेस के, ये तमाम एक्सपेंसेस फर्स्ट बेनिफिशियरी को जो है वो पे करने हैं। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा था, या फिर उसमें अगर उस वक्त कुछ और वहाँ पे अगर जो है कुछ और चीज़ एग्रीड हुई है, मिसाल के तौर पे कोई ये चीज़, ये जो चार्जेस हैं वो सेकंड बेनिफिशियरी पे करेगा, लेट सपोज वहाँ पे लिखा हुआ है ये चार्जेस जो है वो एप्लीकेंट बेयर करेगा, तो फिर जैसे जो भी एग्रीड हुआ है उस टाइम के ऊपर, उसी तहत ही ये चार्जेस जो हैं वो रिकवर किए जाएंगे, फिर फर्स्ट बेनिफिशियरी से नहीं लिए जाएंगे। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ये जो ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट बेनिफिशियरी टू द सेकंड बेनिफिशियरी, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की फर्स्ट बेनिफिशियरी ने करी है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी फर्स्ट बेनिफिशियरी को बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इससे जो है वो जो एग्रीड हुआ है वो इससे कुछ अदरवाइज़ कुछ एग्रीड हुआ है, तो फिर जो चीज़ एग्रीड हुई है उसी हिसाब से चार्जेस रिकवर किए जाएंगे। पॉइंट नंबर डी के अंदर बताया जा रहा है कि अ क्रेडिट मे बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट to more than one second beneficiary, provided partial drawings or shipments are allowed. A credit cannot be transferred at the request of a second beneficiary to any subsequent beneficiary. The first beneficiary is not considered to be a subsequent beneficiary। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्रेडिट जो है वो या तो पार्ट में, यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर भी ट्रांसफ़र की जा सकती है टू दी सेकंड बेनिफिशियरी। मिसाल के तौर पे यूएसडी 100 की लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुई। अब फर्स्ट बेनिफिशियरी ने अप्रोच किया ट्रांसफरिंग बैंक को और कहा कि आप 20 यूएसडी की लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र कर दें टू दी पर्सन ए बी सी, 20 की कर दें टू दी पर्सन डी ई एफ, एंड 20 की कर दें टू दी पर्सन जो है वो जी एच आई। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर भी इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू दी सब्सिक्वेंट सेकंड बेनिफिशरीज। लेकिन ये जो सेकंड बेनिफिशरी है लेकिन जो सेकंड बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जो जिनको ये ट्रांसफर्ड क्रेडिट रिसीव हुई है, वो सब्सिक्वेंटली आगे किसी और सब्सिक्वेंट बेनिफिशरीज को ये लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
अच्छा, इसकी एक्सेप्शन दी हुई है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है ना, जिसके कहने के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफ़र की गई है सेकंड बेनिफिशियरी को, उसको सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरीज तस्वुर नहीं किया जाएगा। मींस कि जो सेकंड बेनिफिशियरीज हैं वो इस लेटर ऑफ क्रेडिट को फर्स्ट बेनिफिशियरी के फेवर के अंदर तो जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सब्सिक्वेंट यानी कि जो सेकंड बेनिफिशियरी है वो आगे सब्सिक्वेंट बेनिफिशियरीज को इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि अगर इस लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर पार्शियल ड्राइंग्स या पार्शियल शिपमेंट अलाउड होगी, तभी इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू मोर देन सेकंड बेनिफिशरीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट नंबर ई, which states that any request for transfer must indicate if and under what condition amendment may be advised to the second beneficiary. The transfer credit must clearly indicate those conditions. देखिए पॉइंट नंबर ई जो है वो जो जिस पॉइंट को जो कंसिडर करना चाह रहा है वो है अमेंडमेंट। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट तो ट्रांसफ़र हो गई फर्स्ट बेनिफिशियरी से सेकंड बेनिफिशियरी को, अब कल को इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी होंगी। अब जब अमेंडमेंट, अब हम ये यहाँ पे एक चीज़ ये तस्वुर कर लेते हैं कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोपोर्शनेट बेसिस के अंदर ट्रांसफ़र हुई है एक से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जिस टाइम के ऊपर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एडवाइस की जा रही है टू द सेकंड बेनिफिशियरी को, उस टाइम पे ये भी डिस्कस कर लेना है, यानी कि ये पॉइंट भी फर्स्ट बेनिफिशियरी को बता देना है ट्रांसफरिंग बैंक को कि भाई किस कंडीशंस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो सब सेकंड बेनिफिशरीज़ को जानी है, और इस लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर वो टर्म्स एंड कंडीशन भी डिफाइन की जाएंगी। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या, पॉइंट नंबर एफ को पढ़ें जो इसी का ही जो है वो एक कंटिन्यूएशन है। वो ये, इफ़ अ क्रेडिट इज ट्रांसफर टू मोर देन वन बेनिफिशियरी, यानी कि टू मोर देन वन सेकंड बेनिफिशियरी, रिजेक्शन ऑफ अमेंडमेंट बाय वन or more second beneficiary doesn't invalidate the acceptance by any other second beneficiary with respect to which the credit transferred credit will be amended accordingly. For any subsequent beneficiary means any second beneficiary that rejected the amendment, the transferred credit will remain unamended. इसमें ये बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट एक से ज़्यादा बेनिफिशरीज के फेवर में यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र की है टू द सेकंड बेनिफिशरी, तो अगर कोई एक बेनिफिशरी किसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट करता है और दूसरा बेनिफिशरी उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर जिसने एक्सेप्ट की उसके लिए वो एक्सेप्ट कहलाएगी, जिसने रिजेक्ट की वो उसके लिए रिजेक्ट है। एक की रिजेक्शन दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, दूसरे की एक्सेप्टेंस तो एक दूसरे बंदे की एप्लीकेशन नहीं होगी। जिसने रिजेक्ट की उसकी रिजेक्ट ही है। ऐसा नहीं है कि उसके रिजेक्ट करने से दूसरे जिस बंदे ने इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया वो भी रिजेक्शन तस्वुर किया जाए, नहीं। जिसने एक्सेप्ट की है उसके लिए एक्सेप्ट है, जिसने रिजेक्ट किया है उसके लिए वो क्या है, रिजेक्ट है। यानी कि मिसाल के इसको इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ट्रांसफर क्रेडिट के अंदर एक अमेंडमेंट हुई, एक पार्टिकुलर सेकंड बेनिफिशियरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए वो एक्सेप्टेड ही है, उसके लिए वो टर्म एंड कंडीशन लेटर ऑफ क्रेडिट की चेंज हो गई हैं। अगर किसी सेकंड बेनिफिशियरी ने उसको रिजेक्ट किया है तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट अनअमेंडेड है, यानी कि उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई है। पॉइंट नंबर जी के अंदर बताया जा रहा है कि जब लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द सेकंड बेनिफिशियरी, तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट की कौन सी चीज़ों को ऑल्टर किया जा सकता है, यानी कि रिड्यूस किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। द ट्रांसफर क्रेडिट मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट इंक्लूडिंग कन्फर्मेशन इफ एनी विद द एक्सेप्शंस ऑफ। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जब इनिशियली रिसीव हुई होती है ट्रांसफरिंग बैंक को, मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड है, सही है। तो जब इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा ना किसके फेवर में, सेकंड बेनिफिशियरी के फेवर में, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और यानी कि जो ट्रांसफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन है और ओरिजिनल जो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेकिन ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। वो क्या क्या है, द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट, एनी यूनिट प्राइस, एक्सपायरी डेट एंड पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये और लेटर डेट ऑफ शिपमेंट और गिवन पीरियड फॉर शिपमेंट, एनी और ऑल ऑफ विच मे बी रिड्यूस और कर्टेड। मतलब कहने का ये है कि जो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो रेप्लिका होंगी किसकी, ओरिजिनली रिसीव लेटर ऑफ क्रेडिट की, लेकिन जो ट्रांसफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी अमाउंट, उसकी शिपमेंट डेट, उसकी प्रेजेंटेशन पीरियड, उसकी एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें
यूनिट प्राइस, ये तमाम चीज़ें कर्टेल यानी कि रिड्यूस की जा सकती हैं। उसके पीछे क्या रैशनल है? उसके पीछे रैशनल ये है मेरे भाई, वो इस तरह से है कि देखें जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो सिंपली एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑर्डर रिसीव करके फर्दर आगे ऑर्डर प्लेस कर रहा है फॉर दी परफॉर्मेंस, यानी कि उसने खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, उसने खुद से कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं यानी कि शिपिंग डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहा सिवाय इनवाइस और ड्राफ्ट के। वो तो सिंपली ये कर रहा है, उसको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और उस ऑर्डर को उसने आगे सब्सिक्वेंटली किसी और बेनिफिशियरी को प्लेस कर दिया है। अब जाहिर सी बात है उसको जितने का ऑर्डर रिसीव हुआ है वो उतने का ही तो आगे प्लेस करेगा नहीं, उसमें वो अपना प्रॉफिट को माइनस करके आगे जो है वो प्लेस करेगा। तो इसी हिसाब से वो उसकी यूनिट प्राइस, उसी हिसाब से उसकी वो अमाउंट को रिड्यूस करके वो जो ट्रांसफ़र क्रेडिट है उसको इशू करवाएगा ना। जैसे उसको अगर फॉर एग्जांपल यूएसडी 100 की लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हुई है, तो जब वो उसको ट्रांसफ़र करेगा टू द सेकंड बेनिफिशियरी, वो यूएसडी 100 की भी कर सकता है अगर इन केस अगर वो फुल ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, 99% केसेस में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेस करके आगे जो है वो ट्रांसफ़र करेगा क्रेडिट को। तो वो लेट्स सपोज़ उसको $100 की का ऑर्डर मिला, उसने उसी की परफॉर्मेंस के लिए अपना प्रॉफिट लेट्स सपोज़ 20% था, तो यूएसडी 80 की के हिसाब से यूनिट प्राइस को कर्टेल करके या एलसी की अमाउंट को कर्टेल करके वो लेटर ऑफ क्रेडिट को प्लेस करेगा, यानी कि ट्रांसफ़र करवाएगा टू दी सेकंड बेनिफिशियरी के थ्रू दी ट्रांसफरिंग बैंक। अच्छा, अब उसको ये भी डर होगा कि मैंने ये अमाउंट और तो यूनिट प्राइस को कर्टेल डाउन कर दी, लेकिन इसकी जो डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट होने चाहिए या इसकी जो शिपमेंट जो एक्सपायरी डेट है वो ऐसा ना हो कि वो मेरे पास जो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिसीव हुई हुई है, ओरिजिनल से मुराद जो इनिशियली लेटर ऑफ क्रेडिट जो रिसीव हुई हुई है उससे ये चीज़ें एक्सीड कर जाएँ, फिर तो मेरे किसी काम की नहीं ना। तो वो चाहेगा कि जो मेरी जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो मुझे रिसीव हुई है उससे उसकी जो शिपमेंट डेट है उससे, और ये जो ट्रांसफ़र लेटर ऑफ क्रेडिट की जो शिपमेंट डेट है वो उससे पहले की हो, यानी कि मेरे पास जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो मेरे फेवर में इशू होकर आई हुई है उसकी एक्सपायरी डेट बाद की हो और ट्रांसफ़र क्रेडिट की एक्सपायरी डेट पहले की हो। इसी तरह से जो मेरे पास मेरे फेवर में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, यानी कि फर्स्ट बेनिफिशियरी के फेवर में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो बाद की हो, और जो मैं ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो उससे पहले की हो। तो ये तमाम चीज़ें यूसुफ का जो आर्टिकल है कह रहा है कि आप उसको बिल्कुल उसका राइट है कि वो उसको कट डाउन कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को भी कट डाउन कर सकता है या इनमें से चाहे 1 पॉइंट को, 2 पॉइंट को, 3 पॉइंट को, जैसे हो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको वो कट डाउन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि दी परसेंटेज, यहाँ देखें, दी परसेंटेज फॉर विच इंश्योरेंस कवर मस्ट बी इफेक्टेड मे बी इंक्रीज्ड टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ कवर स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट और दीज आर्टिकल्स। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इनिशियली रिसीव हुई है वो तो यूएसडी 100 की है और जो ट्रांसफ़र हो रही है वो यूएसडी 80 की है, लेकिन इसके अंदर जो कमोडिटी कवर्ड है, या ये समझें कि इसके अंदर जो इनिशियली अगर आप रेफ़र करें वो तो है तो माल यूएसडी 100 का ना। तो जो ट्रांसफरिंग बैंक है वो ये कर सकता है कि भाई मैं इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टू दी सेकंड बेनिफिशियरी, लेकिन आप इसकी जो इंश्योरेंस की जो परसेंटेज है वो यूएसडी 100 की ही करवाएं। तो ये उसका राइट है, बिल्कुल वो ये कह सकता है द परसेंटेज फॉर विच द इंश्योरेंस कवर मस्ट बी इफेक्टेड मे बी इंक्रीज टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ कवर स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट और दीज आर्टिकल्स। बिल्कुल ये उसका राइट है, मतलब ये कह सकता है कि भाई जो एक यानी कि इस आर्टिकल से हमें एक चीज़ समझ में आई, इस आर्टिकल नंबर चीज़ है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिड्यूस किया जा सकता है और एक चीज़ ऐसी है जिसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। जिनको रिड्यूस किया जा सकता है वो है शिपमेंट डेट, एक्सपायरी डेट, प्रेजेंटेशन पीरियड, यूनिट प्राइस और अमाउंट, और जिसको इंक्रीज़ किया जा सकता है वो है परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब देखें जो इनिशियली लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि जो फर्स्ट बेनिफिशियरी को जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुई है वो तो उसमें बेनिफिशियरी का नाम फर्स्ट बेनिफिशियरी का ही आ रहा होगा, लेकिन अब जब ट्रांसफरिंग बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेगा किसके फेवर में, सेकंड बेनिफिशियरी के फेवर में, तो वहाँ पे एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी नहीं होंगे, वहाँ पे होंगे फर्स्ट बेनिफिशियरी और सेकंड बेनिफिशियरी। तो जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इनिशियली रिसीव हुई है उसके अंदर जो एप्लीकेंट का नाम है वो सब्सिट्यूट होगा किससे, फर्स्ट बेनिफिशियरी से। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है, इफ़ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट टू अपीयर इन एनी डॉक्यूमेंट्स, नहीं इसके ऊपर वाला पॉइंट सॉरी, वो ये है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट बेनिफिशियरी मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर डेट ऑफ द एप्लीकेंट इन द क्रेडिट, यानी कि जो ट्रांसफर्ड क्रेडिट इशू की जाएगी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वो वही होंगी जो कि इनिशियली लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिसीव हुई है फर्स्ट बेनिफिशियरी को, लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेंट का नाम है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा विद द फर्स्ट बेनिफिशियरी।
अच्छा, इसी के साथ साथ ये बत आगे इसको और फर्दर एलोबरेट किया है, वो ये क्या है, इफ़ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द क्रेडिट टू अपीयर इन एनी डॉक्यूमेंट्स अदर देन द इनवॉइस, सच रिक्वायरमेंट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द ट्रांसफर्ड क्रेडिट। यानी कि अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो एप्लीकेंट का नाम है, क्योंकि जो ट्रांसफर्ड क्रेडिट इशू हुई है उसमें तो फर्स्ट बेनिफिशियरी और सेकंड बेनिफिशियरी का नाम है ना। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि किसी फलां डॉक्यूमेंट में भाई एप्लीकेंट का नाम आना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट आपको ट्रांसफर क्रेडिट के अंदर बाकायदा मेंशन करनी होगी। अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो सेकंड बेनिफिशियरी है उसको नहीं पता कि एप्लीकेंट कौन है, किस कहाँ से ये ऑर्डर जो है वो फर्स्ट बेनिफिशियरी को रिसीव हुआ है। अगर उसको ये चीज़ें पता चल जाए कि भाई अगर फॉर अब आप ये देखें ना कि ये जो फर्स्ट बेनिफिशियरी जो हमारा एप्लीकेंट है, अगर उसको पता हो कि फर्स्ट बेनिफिशियरी फला सेकंड बेनिफिशियरी को इस लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करवा रहा है और इतने कम पैसों अपना प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करके, तो वो डायरेक्टली उससे कांटेक्ट नहीं कर लेगा कि डायरेक्ट वो क्यों फिर फर्स्ट बेनिफिशियरी के फेवर में एलसी खुलवा रहा है, वो तो डायरेक्टली सेकंड बेनिफिशियरी को अप्रोच करेगा। इसी तरह से अगर सेकंड बेनिफिशियरी को पता हो कि भाई ये जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है इसको ऑर्डर इस फला एप्लीकेंट से मिला है, तो वो डायरेक्टली उस एप्लीकेंट को कांटेक्ट नहीं कर लेगा कि भाई आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। अभी तो उसको $80 की मिली है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, को बोलेगा चले हम आपके लिए जो है वो लेट्स अप्रोच करके उसको $90 से उससे बार्गेनिंग कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि ना इस ट्रांसफर लेटर ऑफ क्रेडिट की जो जिस्ट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है उसको नहीं पता कि अल्टीमेट जो शिपर है, जो बेनिफिशरी है, सेकंड बेनिफिशरीज हैं वो इसके कौन है, वो हिडन पार्टीज हैं ना। सेकंड बेनिफिशरी को ये पता है कि जो ओरिजिनल जो एप्लीकेंट है, मिसाल के तौर पे जिसने इस लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया है वो कौन है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं। तो ये फर्स्ट बेनिफिशरी नहीं, ये जो इसके अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है और जो सेकंड बेनिफिशरीज हैं ये दोनों आपस में, इनका कोई लिंक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं जानते, और यही एक सीक्रेसी है इस पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट नंबर एच। द फर्स्ट बेनिफिशरी हैज़ द राइट to substitute its own invoices and draft, if any, for those of a second beneficiary for an amount not in excess of that stipulated in the credit, and upon such substitution, the first beneficiary can draw under the credit for the differences, if any, between its invoice and the invoice of a second beneficiary। तो देखें अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट फर्स्ट बेनिफिशियरी को रिसीव हुई थी वो हुई थी USD 100 की, सही है। और इस फर्स्ट बेनिफिशियरी ने फॉर एग्जांपल ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक ही सेकंड बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र की USD 80 की। अब जो सेकंड बेनिफिशियरी है वो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा USD 80 के, क्योंकि उसको जो ट्रांसफर्ड क्रेडिट मिली है वो USD 80 की मिली है। नाउ ये जो पॉइंट नंबर एच है UCP 600 आर्टिकल नंबर 38 का, वो एक राइट देता है, किसको राइट देता है, फर्स्ट बेनिफिशियरी को। वही क्या कि फर्स्ट बेनिफिशियरी जो इनवाइस और ड्राफ्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, किससे, सेकंड बेनिफिशियरी की इनवाइस और ड्राफ्ट से। मिसाल के यानी कि जो उसने $80 की इनवाइस है ना, उस इनवाइस को वहाँ से हटाएगा और अपनी इनवाइस, बाकी शिपिंग डॉक्यूमेंट वही रहेंगे, और सिर्फ इनवाइस और ड्राफ्ट जो कि फर्स्ट सेकंड बेनिफिशियरी के हैं उनको हटा के, यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा अपनी इनवाइस और ड्राफ्ट के, जो कि कितने होंगे USD 100 के। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे इशूइंग बैंक को, तो वहाँ से प्रोसीड्स USD 80 नहीं बल्कि USD 100 की आएगी। और इस तरह से ये 20 USD का अपना जो है वो डिफरेंस अपने पास रख लेगा, और USD 80 किसको मिल जाएंगे, सेकंड बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, वो ये, द फर्स्ट बेनिफिशियरी हैज़ अ राइट टू सब्सटीट्यूट इट्स ओन इनवाइसेज एंड ड्राफ्ट, मीन्स जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है उसके पास ये राइट है टू सब्सटीट्यूट इट्स ओन इनवाइस एंड ड्राफ्ट, के वो सब्सटीट्यूट करे अपनी इनवाइस एंड ड्राफ्ट को, इफ़ एनी, फॉर दोज ऑफ अ सेकंड बेनिफिशियरी, किससे, सेकंड बेनिफिशियरी की इनवाइस और ड्राफ्ट से, फॉर एन अमाउंट नॉट इन एक्सेस ऑफ डेट स्टेपुलेटेड इन दी क्रेडिट। लेकिन ये जो इनवाइस जो सब्सटीट्यूट कर रहा है उसकी जो अमाउंट है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मीन्स कि USD 100 की फर्स्ट बेनिफिशियरी को लेटर ऑफ क्रेडिट आई हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो USD 110 की अपनी इनवाइस लगाए, तो वो तो एक तरीके से कॉन्ट्रवीन करेगा ना, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। और आगे बताया जा रहा है कि अपॉन सच सब्सटीट्यूशन द फर्स्ट बेनिफिशियरी कैन ड्रॉ द क्रेडिट फॉर द डिफरेंस। तो इससे होगा क्या फ़ायदा फर्स्ट बेनिफिशियरी को, कि वो फुल अमाउंट ऑफ जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी अमाउंट को ड्रॉ करवाने में जो है वो उसके उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा।
अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर आई की तरफ. इफ द फर्स्ट बेनिफिशियरी इज टू प्रेजेंट इट्स ओन इनवॉइस एंड ड्राफ्ट इफ एनी बट फेल्स टू डू सो ऑन फर्स्ट डिमांड, or if the invoices presented by the first beneficiary create discrepancies that didn't exist in the presentation made by the second beneficiary, and the first beneficiary fails to correct them on first demand, the transferring bank has the right to present the documents as received from the second beneficiary to the issuing bank without any further responsibility to the first beneficiary. तो इस पॉइंट के अंदर जो चीज़ डिफाइन की जा रही है वो ये है कि जो यहाँ पे जिस तरह से ऊपर वाली जो हमने पॉइंट पढ़ा था, ये एच पॉइंट, इसके अंदर एक तरीके से राइट्स डिफाइन किए जा रहे थे फर्स्ट बेनिफिशियरी के. जो पॉइंट नंबर आई है इसमें जो राइट्स जो हैं वो डिफाइन किए जा रहे हैं ट्रांसफरिंग बैंक के. वो किस तरह से? वो इस तरह से कि देखें, जब लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेकंड बेनिफिशियरी, क्योंकि जो सेकंड बेनिफिशियरी है उसको तो लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ से, ट्रांसफर क्रेडिट कहाँ से मिली है? ट्रांसफरिंग बैंक से. तो वो डॉक्यूमेंट भी ट्रांसफरिंग बैंक के काउंटर के ऊपर जमा कराएगा. जब ट्रांसफरिंग बैंक के काउंटर पे डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे तो ट्रांसफरिंग बैंक कांटेक्ट करेगा किसको? फर्स्ट बेनिफिशियरी को, कि भाई आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट थी, ये हमने ट्रांसफ़र की थी फलां फलां बंदे को, अब उसने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रेजेंट कर दिए हैं. अब फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता कि भाई मुझे अपने इनवॉइस एंड ड्राफ्ट को सब्स्टिट्यूट करवाना है, या फिर जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो ऐसे डॉक्यूमेंट यानी कि इनवॉइस प्रेजेंट कर रहा है जिसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन वो डिस्क्रिपेंसीज सेकंड बेनिफिशियरी की इनवॉइस के अंदर मौजूद नहीं है. तो ऐसी सूरत के अंदर अगर जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है उनको करेक्ट भी नहीं करता, जब उनको बोला गया कि भाई देखें आपकी जो इनवॉइस है उसमें ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो करेक्ट नहीं करता, तो जो ट्रांसफरिंग बैंक है उसके पास पूरा पूरा ये राइट है कि वो ये जो डॉक्यूमेंट्स जो सेकंड बेनिफिशियरी की तरफ से रिसीव हुए हैं, जो कि एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफर क्रेडिट है, वो डायरेक्टली उसको इशूइंग बैंक के काउंटर के ऊपर प्रेजेंट कर सकता है विदाउट एनी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी फर्स्ट बेनिफिशियरी. तो यहाँ पे जो लॉस होगा किसको होगा? फर्स्ट बेनिफिशियरी होगा. क्यों? क्योंकि अब देखें जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जा रहे होंगे एट द काउंटर ऑफ द इशूइंग बैंक वो USD 80 के किए जा रहे होंगे. अब USD 20 का जो प्रॉफिट मार्जिन था किसका? फर्स्ट बेनिफिशियरी का. अब वो उसको नहीं मिल सकता. क्यों? क्योंकि उसने अपनी इनवॉइस को सब्स्टिट्यूट ही नहीं करवाया, या सब्स्टिट्यूट जब करवाया तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज थी और वो उन डिस्क्रिपेंसीज को उसने जो है वो रेक्टिफाई ही नहीं किया. तो अब ये जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है वो ट्रांसफरिंग बैंक को अप्रोच नहीं कर सकता कि एक सम सॉर्ट ऑफ दिस कि आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, या आपकी वजह से मुझे ये जो मैं फुल अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा जो हिस्सा था इस लेटर ऑफ क्रेडिट का वो मुझे नहीं मिला. तो इस किस्म की किसी किस्म की कोई भी क्लेम जो है वो फर्स्ट बेनिफिशियरी नहीं कर सकता. अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, वो ये है कि जो इशूइंग बैंक है वो भी इस लेटर, अब फॉर एग्जांपल जो इशूइंग बैंक है उसको ये डॉक्यूमेंट जब रिसीव हुए हैं तो वो ये नहीं कि इस डॉक्यूमेंट को ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि भाई आपकी जो क्यों कि भाई अमाउंट कम है या पार्ट्स एवर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. तो मुराद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल उस लेटर ऑफ क्रेडिट की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अगर उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफवर्जी हुई है, या उसकी किसी किस्म की कोई ये समझ लें कि उसको फॉलो नहीं किया सेकंड बेनिफिशियरी ने, वो तो डिस्क्रिपेंसीज होंगी. लेकिन जो पॉइंट्स हमने जो ऊपर डिस्कस किए थे, कौन से पॉइंट, जो कि हमने इस वाले पॉइंट के अंदर हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट नंबर जी के अंदर, इस पॉइंट नंबर जी के अंदर हमने बताया गया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है ना कट डाउन किया जा सकता है ट्रांसफर क्रेडिट के अंदर, जैसे कि अमाउंट, यूनिट प्राइस, शिपमेंट डेट, एक्सपायरी डेट एंड प्रेजेंटेशन पीरियड. तो क्यों, अब जब ट्रांसफर क्रेडिट सेकंड बेनिफिशियरी को मिली है उसकी यूनिट प्राइस वो तो नहीं होगी जो कि और इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू की थी, ना उसके अंदर अमाउंट उसकी वो होगी. तो कल को कोई वहाँ से कोई इन 5 चीज़ों के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है कि भाई आपने जो लेटर ऑफ क्रेडिट के जो डॉक्यूमेंट हमारे प्रेजेंट किए हैं उसकी यूनिट प्राइस जो है वो उस कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट से, या फिर उसकी अमाउंट से कंडीशन करती है, या व्हाट्सएवर, तो इन 5 चीज़ों से रिलेटेड किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज इशूइंग बैंक नहीं निकाल सकता इस इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कि ट्रांसफरिंग बैंक ने डायरेक्टली प्रेजेंट किए हैं किसको? इशूइंग बैंक को. उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज इन 5 चीज़ों में नहीं निकल सकती. हाँ, इन 5 चीज़ों के अलावा कोई अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो वो बिल्कुल है, वो इशूइंग बैंक बिल्कुल निकाल सकता है. एंड वो बिल्कुल आर्टिकल 16 जो
हमारा है उस यूसीबी 600 का, उसके तहत जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो निकल सकती हैं। लेकिन ये डिस्क्रिपेंसी क्या भाई, आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं उसकी जो यूनिट प्राइस है वो डिफर करती है हमारी ओरिजिनल इशूड लेटर ऑफ क्रेडिट से या फिर अमाउंट से वो निकल सकती है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट नंबर आई है उसने ये राइट दिया है फर्स्ट बेनिफिशरी उसको, ट्रांसफरिंग बैंक को, कि भाई आप अगर जो फर्स्ट बेनिफिशरी है वो सब्सिट्यूट नहीं करता इनवाइस को और ड्राफ्ट को, या फिर जो इनवाइस और ड्राफ्ट को सब्सिट्यूट करता है उसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आपके पास ये पूरा पूरा राइट है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली एट द काउंटर ऑफ द फर्स्ट बेनिफिशरी प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूसीबी 600 आर्टिकल नंबर पॉइंट 38 का पॉइंट नंबर जे, which states the first beneficiary may, in its request for transfer, indicate that the honor or negotiation is to be effected to a second beneficiary at the place to which the credit has been transferred up to and including the expiry date of the credit. This is without prejudice to the rights of the first beneficiary according to Article 38H। यानी कि इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है या अपनी जब वो रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसफ़र की, तो वो इंडिकेट करेगा कि इसकी प्लेस ऑफ एक्सपायरी या फिर इस नेगोशिएशन की जो प्लेस है वो बता देगा कि हाँ भाई आपने इस यहाँ पर जो है वो इसको करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय ऑन बिहाफ ऑफ सेकंड बेनिफिशियरी मस्ट बी मेड टू द ट्रांसफरिंग बैंक। तो जो प्रेजेंटेशन है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगी वो सेकंड बेनिफिशियरी प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट टू द ट्रांसफरिंग बैंक, वो डायरेक्टली इशूइंग बैंक को प्रेजेंट नहीं करेगा। सो इस पॉइंट नंबर जे को भी हमने यहाँ पे जो है वो इनकम्प्लीटली डिस्कस किया है। इसको अभी हम जो है वो अगली प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना मैं आपको स्लाइड्स के तहत इसको डिस्क्राइब करूँगा, और के को तो आपको पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटीज़ हैं तो वो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।